हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग इस चैप्टर के एक्टिविटीज़ को समझेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इसीलिए एक्टिविटीज़ के इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है। तो इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे और समझेंगे एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.1 से। टेक अ 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमें एक 100 ml क्या करना है, बीकर लेना है और उसको क्या करना है, हाफ फिल कर देना है वाटर से और जहां तक वाटर का लेवल है उसको मार्क कर देना है। डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। अब हमें एक ग्लास रॉड की मदद से साल्ट या शुगर जो है उसमें डिजॉल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। फिर डिजॉल्व करने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि जो वाटर लेवल का जो हमने मार्क किया था क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट। जो हमने साल्ट उसके अंदर डाला है उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। क्या वाटर का चेंज लेवल है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर। जब हम उस वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं वाटर का जो लेवल जहाँ पे हमने मार्क किया था वो इंक्रीज नहीं होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो वैसा ही रहता है। सॉल्ट गेट डिजॉल्व इन वाटर, और जो सॉल्ट हमने डाला है उसमें वो क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। साल्ट पार्टिकल्स डिसअपियर इनटू द स्पेसेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, साल्ट पार्टिकल्स जो है वो उसी में जाकर क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए साल्ट पार्टिकल्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। द वाटर लेवल डज नॉट चेंज, और वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं होता है। तो ये सब क्यों होता है उसको समझते हैं। Salt get into the intermolecular space between the molecules of water, so water level does not increase. अगर ये इसमें मिक्स नहीं होता तो उस समय चांसेस हैं कि वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन चूंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में जाकर ये साल्ट पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए हैं, वहां पर मिक्स हो गए हैं, फिट हो गए हैं, तो इसीलिए जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता है। When salt is dissolved in water, the salt particles break apart and mix with the water molecules. जो साल्ट पार्टिकल्स हैं जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूट आयन में टूट जाते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, फॉर्मिंग अ साल्ट सॉल्यूशन। और क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। अब वाटर क्या है, लिक्विड है, तो इसके बीच में थोड़े थोड़े क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होते हैं, तो इसी स्पेस के बीच में जो साल्ट पार्टिकल्स है वो जाके क्या हो जाता है, फिट हो जाता है इसी एम्प्टी स्पेस के बीच में। इसीलिए साल्ट पार्टिकल्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस में जाकर फिट हो जाता है और वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं होता है। तो ये जो एक्टिविटी है वो ये शो करने के लिए की गई है कि मैटर के जो पार्टिकल नेचर होता है मैटर का, उसको दिखाने के लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है। अब हम एक्टिविटी 1.2 देखते हैं। टेक 2 to 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। हमें क्या करना है, 100 ml of water लेना है और इसमें क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व कर देना है, उसकी 2-3 क्रिस्टल को। टेक आउट approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। अब हमें एक 90 ml of clear water लेना है और उसमें ये जो हमने जिसमें 2 से 3 जो पोटेशियम परमैंगनेट के हमने क्रिस्टल डाले हैं उसमें से क्या करना है, 10 ml निकालना है और इसको ट्रांसफर कर देना है किसमें, हमारा 90 ml वाले वाटर में। टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। अब इसमें से भी हमें क्या करना है, 10 ml निकालना है और इसको दूसरे 90 ml वाले वाटर वाले बीकर में डालना है। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। और यही प्रक्रिया हमें 5 से 8 बार करनी है। हमें क्या करना है, डाइल्यूट करते चले जाना है। इज द वाटर स्टिल कलर्ड, और उसके बाद जब हम 5 से 8 टाइम्स बाद जब कर लेंगे ये प्रक्रिया को, सेम को रिपीट कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वाटर का कलर अभी भी है या फिर फेड हो गया है या फिर कलरलेस हो गया है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है। तो जब ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे तो हम देखते हैं कि यस द वाटर इज स्टिल कलर्ड बट द कलर फेड्स विथ इज डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते चलते हैं, यानी इस प्रक्रिया को दोहराते चलते हैं,
ज़्यादा ज़्यादा करते चलते हैं तो हम देखते हैं कलर तो रहता है लेकिन वो काफ़ी फेड रहता है। ऐसा क्यों होता है? इन दिस एक्टिविटी वी डिजोल्व अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमेंट। हमने 2 से 3 क्रिस्टल डाला वाटर में, देन डाइल्यूट द सॉल्यूशन बाय टेकिंग आउट सम ऑफ इट एंड एडिंग इट टू मोर क्लियर वाटर। और हमने बार बार कौन सी प्रक्रिया की? हमने 10 ml उसमें से निकाला, फिर उसको क्लियर वाटर में डाला, फिर उसमें से भी हमने 10 ml निकाला, फिर उसको नेक्स्ट क्लियर वाटर में डाला। तो इस तरह से हम डाइल्यूट करते चले गए। द वाटर रिमेन्स कलर्ड बट द कलर बिकम लाइटर विथ ईच डाइल्यूशन। और हर एक डाइल्यूशन के साथ वाटर का जो कलर है वो क्या होता चला गया? फेड होता चला गया। दिस इज बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट स्प्रेड आउट इन द वाटर। और हर एक जो वाटर हमने जब भी इस प्रक्रिया को रिपीट किया, हमने देखा कि वाटर जो है वो कलरलेस नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा कलर तो हमें दिखता रहा। तो ये जो हमारा एक्टिविटी था, इससे क्या कंक्लूड हमें मिला? दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मतलब मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हमने देखा कि जब जब हमने डाइल्यूशन वाला प्रक्रिया किया तब तब वाटर जो है कलर फेड ही दिख रहा था, बट स्टिल कलर्ड था वाटर। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स, जो मैटर होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और वो डिवाइड होते चले जाते हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.3। इसमें हमें क्या करना है? पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। हमें एक बिना जली हुई अगरबत्ती लेनी है, उसको क्या करना है? क्लासरूम के कॉर्नर पे रख देना है, किसी भी कॉर्नर पे, वॉल के कॉर्नर के पास उसे रख देना है। और फिर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हम उसके कितने नज़दीक जाते हैं, जिससे जो वो अगरबत्ती है, जो इंसेंस है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो हमें स्मेल होती है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स। अब हमें उस अगरबत्ती को जला देनी है, जहाँ पर हमने उसे रखा है वहीं पर जला देना है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस। और कुछ दूर पर अगर हम बैठते हैं तो क्या हमें उस अगरबत्ती की फ्रेगनेंस अब समझ में आती है या स्मेल आती है उसकी? तो ये हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो क्या होता है, जब हम एक अनलिट इंसेंस स्टिक को किसी रूम में या क्लासरूम में रखते हैं किसी कॉर्नर पे, तो हम देखते हैं कि हमें उसकी फ्रेगनेंस को स्मेल करने के लिए उसकी थोड़ा नज़दीक जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम एक जली हुई अगरबत्ती रखते हैं, जैसे घर में क्या होता है, पूजा होती है तो हम क्या करते हैं? धूप अगरबत्ती जलाते हैं, तो देखते हैं कि पूरे घर में क्या होता है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो फैली हुई होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीट होता है वो क्या करता है, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस हुआ, और वो हीट जो है वो क्या करता है, जो हमारी सॉलिड इंसेंस है उसको क्या कर देता है? गैस में कन्वर्ट कर देता है। और हमें मालूम है कि गैस के जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? वो क्विकली मूव करते हैं सारे डायरेक्शन में, और ये जो फ्रेगनेंस है इसी के तहत क्या होती है? ये फ्रेगनेंस जो है पूरी स्प्रेड हो जाती है थ्रू आउट दी रूम। इसीलिए जब हम कुछ डिस्टेंस पे भी बैठे होते हैं तो हमें जो अगरबत्ती है, जो इंसेंस है, उसकी जो फ्रेगनेंस है वो स्मेल होती है। So this activity demonstrates that the particles of matter are continuously moving. तो ये एक्टिविटी हमें ये दिखाती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं? कंटिन्यूसली वो मूव करते रहते हैं। Now come to the next activity, that is the activity 1.4. Take 2 glass और बीकर filled with water. हमें क्या करना है? 2 ग्लास या फिर 2 बीकर ले लेने हैं। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker. अब हमें या तो ब्लू या फिर रेड, कोई भी एक इंक लेनी है और उसको बीकर की साइड से क्या करना है? उसमें डालना है। एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। सपोज ये हमारा फर्स्ट बीकर है जिसमें हमने क्या डाला? इंक, और ये हमारा सेकेंड बीकर है जिसमें हम क्या डालेंगे? हनी, ठीक है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। अगर आप क्लासरूम में एक्टिविटी कर रहे हो तो आप वहाँ पर उसको वैसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, या फिर आप घर में भी ये परफॉर्म कर सकते हो, तो घर में भी उसको क्या करना? अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है इसको रिकॉर्ड करना है। वॉट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। जैसे ही हमने इसमें इंक ड्रॉप डाला तो हमने इमीडिएटली क्या ऑब्जर्व किया?
और जब हनी डाला तो उसके बाद तुरंत क्या हमने ऑब्जर्व किया सेकंड हमारे ग्लास में या बीकर में, वो हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो कितने दिन या कितने घंटे लगे कि वो जो स्पिंक है वो वाटर में थ्रू आउट क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, उसमें मिल गया। तो ये एक्टिविटी जब हम करेंगे परफॉर्म, तो हम देखेंगे कि immediately after adding a drop of ink to water we will see the ink's color spreading in all direction with faster rate। बहुत तेजी से क्या होगा, जैसे ही हम इंक ड्रॉप डालेंगे ग्लास में, बहुत तेजी से वो जो इंक कलर है वो स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट दी वाटर, सारे डायरेक्शन में। दिस इज बिकॉज द इंक पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जब हमने ये हमारा वाटर है और इसमें जैसे ही हमने इंक की एक बूंद डाली तो यहाँ पर क्या है, इसका हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन नहीं है। तो क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स है इंक के, वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे इनटू द स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें क्या हो जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। When we add a drop of honey to water, we will observe the honey particles settling at the bottom of the glass and slowly mixing with water particles। और जब हम सेकेंड जार में क्या डालेंगे, हनी डालेंगे, तो देखेंगे कि वो जाकर सेटल हो गया है पहले बॉटम पे और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो मिक्स हो रहा है वाटर के साथ। दिस इज बिकॉज इट कंटेन्स वेरी लिटिल वाटर सो डज नॉट डिजॉल्व इजली इन वाटर। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंस होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर, इसीलिए जल्दी से ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। नाउ कम टू द एक्टिविटी 1.5। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। हमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है, इसमें हमें क्या डालना है, हॉट वाटर, और इसमें हमें क्या डालना है, कोल्ड वाटर। ये हमारा फर्स्ट ग्लास है, ये हमारा सेकेंड ग्लास है। इनमें हमें क्या ड्रॉप करना है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, सपोज हमने इसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया, ठीक है। What do you observe just above the solid crystal in the glass? तो हमें सॉलिड क्रिस्टल जो है उसकी जस्ट अबव में क्या दिख रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखना है। वॉट हैपन्स एज टाइम पासिस, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है, क्या कलर हो रहा है, क्या चेंजिंग आ रही है। वॉट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। तो हम जो है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में क्या सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या चेंज इन टेम्परेचर के साथ जो हमारा रेट ऑफ मिक्सिंग है वो भी चेंज होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर क्यों होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है हमें इस एक्टिविटी के तहत ऑब्जर्व करनी है। तो हम जैसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम जैसे ही क्रिस्टल ऑफ सल्फेट कॉपर सल्फेट को डालते हैं ग्लास में हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में, तो हम क्या देखते हैं, जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विल स्प्रेड अ ब्लू कलर। तो जैसे ही हम डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का क्या होता है कलर, वो ब्लू कलर क्या करता है, इम्पार्ट करता है। तो हमें दिखने को मिलेगा कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विल स्प्रेड अ ब्लू कलर। इन द हॉट वाटर ग्लास द कलर लेयर विल अपीयर क्लोज टू द क्रिस्टल कंपेयर टू द कोल्ड वाटर ग्लास। तो हम जब हॉट वाटर वाले में डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो कलर है, कलर लेयर जो है वो हमारे कहाँ पर है, कलर लेयर विल अपीयर क्लोजर टू द क्रिस्टल। जहाँ पे क्रिस्टल है उसके जस्ट क्लोजर पे क्या होगा, हमें कलर लेयर दिखती है, किसमें, हॉट वाटर वाले ग्लास में। लेकिन कोल्ड वाटर वाले में ऐसा नहीं होता, नज़दीक में नहीं दिखती है। एज द टाइम पास द क्रिस्टल डिजॉल्व इनटू द वाटर एंड द वाटर चेंज कलर टू ब्लू। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है तो जो हमारा वाटर है वो किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में। यानी कि धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जा रहे हैं, वाटर में मिक्स हो जा रहे हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उसके बाद हमें क्या देखने को कहा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैसे हैं। तो हम देखते हैं इस तरह से कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड एंड लिक्विड सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन द पार्टिकल्स इन लिक्विड। तो जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत होता है। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो उसके में लेस होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड।
यस, द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विथ टेम्परेचर। तो जब हम देखते हैं कि वो जो हमारा कॉपर सल्फेट जो मिक्स हो रहा है कलर, उसका जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, एंड इट इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो रेट ऑफ मिक्सिंग क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, मतलब कि हमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। Because as the temperature increases, the kinetic energy of the particles increases, which cause the particles to move faster. तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है तो उनका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, वो फास्टर हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो भी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। अब हम एक्टिविटी 1.7 देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। हमें क्या लेना है, एक आयरन नेल लेनी है, ठीक है, एक चॉक का पीस लेना है हमें, और एक रबर बैंड लेनी है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब हमें उसको तोड़ना है, या तो हम उसे हथौड़े से पीट के तोड़े, या फिर काट कर, या फिर उसको स्ट्रेच करके। इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। उसके बाद हमें इन तीनों में देखना है कि कौन वो सब्सटेंस है, इनमें से कौन वैसा सब्सटेंस है जिसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ क्या है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, द आयरन नेल हैज़ द ग्रेटेस्ट फोर्स होल्डिंग इट्स पार्टिकल। तो ये जो आयरन नेल है इसके जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी ग्रेटर फोर्स के साथ क्या है, अट्रैक्टेड है एक दूसरे के साथ। फॉलोड बाय द रबर बैंड एंड देन चॉक। उसके बाद कौन है, ये फोर्थ नंबर पे, देन हमारा क्या है, रबर बैंड, एंड देन हमारा चॉक। तो इस तरह से क्या है, सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में है, आयरन नेल में है, फिर किस में है, रबर बैंड में है, और उसके बाद क्या है, चॉक में है। द पार्टिकल्स इन एन आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। इसमें जो हमारे आयरन नेल जो है उसमें जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं रबर बैंड में, उनके अंदर क्या है, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, और जो हमारे चॉक के पार्टिकल्स है उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एक विकर आयोनिक बॉन्ड है जो जल्दी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम इनको ब्रेक करते हैं हैमरिंग से या कटिंग से या स्ट्रेचिंग से, तो हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बीच में है, वो है आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में। सेकेंड किस में है, तो रबर के पार्टिकल्स के बीच में, एंड थर्ड जो है वो किसके पार्टिकल्स के बीच में है, चॉक के पार्टिकल्स के बीच में। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आयरन नेल है उसके जो पार्टिकल्स है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, जो हमारे रबर हैं उनके जो पार्टिकल्स है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। एंड जो हमारा जो तीसरा जो हमारा सब्सटेंस है दैट इज द चॉक, इसके अंदर बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड इसके पार्टिकल्स जो हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक आयोनिक बॉन्ड। इसीलिए जब हम देखेंगे इन सब्सटेंस को तो सबसे ज़्यादा किस में है, आयरन नेल में, एंड सबसे कम किस में है, चॉक में है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो समझ आई होगी। थैंक यू।